Good morning, dear students. I am Shivam Saxena, your political science teacher. In the previous few we have discussed about the basic things of this chapter. That is, what are resources and how the resources are important for us, how we can protect and pollute the resources, and about the first Earth Summit that was taken places on Rio de Janeiro, about the concerns of the global politics, matter of the resource in the global politics. ठीक है. And today we are going to discuss a new topic, that is the protection of the global commons. Commons are those resources which are not owned by anyone but rather shared by the community. देखिए, first thing is that commons are referring here to a resources which is not being owned by anyone. जैसे एक ऐसा कोई रिसोर्स जो हम अकेले यूज़ नहीं कर रहे हैं या हमारे द्वारा अकेले यूज़ नहीं किया जा रहा है, जो कि एक कम्युनिटी द्वारा शेयर्ड किया जा रहा है. इट इज़ कॉल्ड कॉमन रिसोर्सेज. ठीक है. दिस कुड बी अ कॉमन रूम, अ कम्युनिटी सेंटर, अ पार्क और अ रिवर. जैसे आप देख सकते हो, कम्युनिटी ओन रिसोर्स की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसी चीज़ें हैं, जैसे एक पार्क है तो एनीवन कैन यूज़ द पार्क. ठीक है. तो वो कम्युनिटी ओन रिसोर्स हो गया, एक पर्टिकुलर पर्सन का नहीं. एक कॉमन रूम है जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है. रेलवे स्टेशन है. ठीक है. ऐसी कोई रिवर है जो किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है, मल्टीपल लोगों की प्रॉपर्टी है, उनको हम कॉमन्स बात करते हैं, कॉमन रिसोर्सेज या कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं. ठीक है. दे आर सम एरियाज़ और अ रीजन ऑफ द वर्ल्ड विच आर लोकेटेड आउटसाइड द sovereigns jurisdictions of any of one states and therefore required the common governance by the international communities. ठीक है. अब जैसे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं पूरे वर्ल्ड में जो ऐसे एरियाज़ में लोकेटेड होते हैं जहाँ पर ह्यूमन सर्वाइवल नहीं है. जैसे आप कह सकते हो पैसिफिक ओशियंस के बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता. द सर्वाइवल ऑफ द वन पर्सन इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर रीजन्स. तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर पर्सन का वहाँ पे सर्वाइवल अवेलेबल नहीं है तो उसमें क्या किया जाएगा, उस रीजन्स में उसको हम इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के कंट्रोल में करते हैं. क्लास 10th में आपने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें ये आपने इस टाइप के रिसोर्स भी पढ़े होंगे कि जो मैंने आपको शायद पढ़ाया था इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बारे में. तो ऐसे कॉमन रिसोर्सेज जो एक नेशन के नहीं है, जैसे मान लो इंडिया के बॉर्डर के अंदर, जोग्राफिकल बॉर्डर के अंदर जितनी भी रिवर्स या जो रिसोर्सेज हैं वो पब्लिक यूज़ तो कर सकती है बट इंडियन पब्लिक के लिए वो रिजर्व्ड है, तो वो कॉमन है. लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जिन पे किसी भी एक कंट्री का अधिकार नहीं होता है और वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज जाते हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गवर्न किए जाते हैं बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी. ठीक है. दे आर नोन एज अ रिकॉमनिक ह्यूमैनिटीज और ग्लोबल कॉमन्स. ठीक है. अब दो टर्म्स आ गए, एक आपका कॉमन और एक ग्लोबल कॉमन. तो कॉमन वो है जो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज है और जो एक से ज़्यादा लोग एक साथ यूज़ कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नहीं है वो. और यहाँ पर दूसरा टर्म आया ग्लोबल कॉमन. तो ग्लोबल कॉमन वो है ऐसे रिसोर्सेज जो किसी की भी जोग्राफिकल बॉर्डर के अंडर नहीं है, या ऐसे एरियाज़ जो एग्जिस्ट तो हैं बट ह्यूमन सर्वाइवल इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल ऑन दैट पर्टिकुलर एरियाज़. तो वो एरियाज़ जो जाएंगे और विच इज़ बीइंग गवर्नड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है. जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा गवर्न किए जाते हैं वो आपके जाते हैं इस टॉपिक पे. दे इंक्लूड द अर्थ एटमॉस्फेयर, एटलांटिक, द ओशियन फ्लो एंड द आउटर स्पेस. ग्लोबल कॉमन इज़ नॉट ईजी. ठीक है. ये क्या है, जैसे एटमॉस्फेयर है. अब एटमॉस्फेयर किसी के एक के द्वारा बंधा हुआ नहीं है, कोई एक कंट्री अपना एटमॉस्फेयर नहीं है. एटमॉस्फेयर तो एक लेयर है. पे व्हाट यू कॉल द एटमॉस्फेयर, इट्स अ कवर अप लेयर. जैसे ये अर्थ है आपकी, तो इसके ऊपर जो एयर की लेयर है वो एटमॉस्फेयर है. तो वो किसी एक के कंट्रोल में आ सकते हैं, वो ग्लोबल कॉमन रिसोर्स है. ठीक है. एटमॉस्फेयर वहाँ भी है जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता है, जहाँ पहुँचे हुए हैं वहाँ भी एटमॉस्फेयर है. तो वो आपका उस कैटेगरी में जाएंगे. जैसे ओशियंस फ्लो हैं, ये अटलांटिका है. ठीक है. तो ओशियंस जो बह रहे हैं या वो सारे जो ओशियंस के फ्लोअर हैं वो, या उनका आउटर स्पेस है जो बाहरी स्पेस है उनका, वो सब किसी एक कंट्री की कैटेगरी में नहीं जाएंगे. तो हमारे दो टर्म्स क्लियर हुए,
कॉमन्स क्या होते हैं और ग्लोबल कॉमन्स क्या है, ठीक है। कॉपरेशन ओवर द ग्लोबल कॉमन्स इज़ नॉट ईजी। देखिए कॉमन्स पे तो आप कर सकते हो क्योंकि वो किसी न किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। जैसे मान सकते हो कि जो इंडियन बॉर्डर के अंदर है तो वो इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में रिसोर्सेज है, तो उनको डेवलपमेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट है। लेकिन ऐसे जो ग्लोबल कॉमन्स हैं जो किसी एक गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, उन कॉमन्स के लिए कौन सी पॉलिसीज़ अडॉप्टेड होनी चाहिए। दे हैव बीन मैनी पाथ ब्रेकिंग्स एग्रीमेंट्स सच एज 1959 एटलांटिक्स ट्रीटी, 87 मॉन्ट्रियल्स प्रोटोकॉल्स एंड 1991 एटलांटिक एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यू नीड टू हाईलाइट दीज पॉइंट्स एंड लर्न देम टू, कि बहुत सी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ की गई थी, जैसे आपकी एंटार्कटिक ट्रीटी जो 1959 में की गई, 87 में आपकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स बनाया गया और 1991 में एंटार्कटिक एनवायरनमेंट्स प्रोटोकॉल्स बनाए गए। ये सब वो इश्यूज़ थे जो ग्लोबल कॉमन्स रिसोर्सेज को सही तरीके से फंक्शन में लाने के लिए यूज़ किए जाते थे, और कैसे वो ग्लोबल कॉमन्स जो हैं वो सब पब्लिक लेवल पे काम करें और सबको उससे बेनिफिट्स हो और उनका डिप्लेशन ना हो, ठीक है। अ मेजर प्रॉब्लम underlying all ecological issues related to the difficulty of achieving the consensus on the common environmental agendas on the basis of a vague scientific evidences and time frames. In that sense, the discovery of ozone holes over the Atlantic is mid-18 reveals that the opportunity as well as the danger inherent to tackling a global environmental problem. देखिए तो ये सारी चीज़ें जो हैं इट इज़ नॉट जनरली प्रैक्टिकली पॉसिबल। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक मेजर प्रॉब्लम जो इसके अंडरटेकिंग की गई थी वो ये था कि भाई डिफ़िकल्टी हो रही थी अचीविंग में कॉन्शियस, यानी कॉमन इन्वायरमेंट के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं थी और वो कॉन्शियस नहीं थे उसके बारे में, और उनके जो एजेंडाज थे ऑन द बेसिस ऑफ द वैग्यूस एविडेंसेस टाइम फ्रेम्स, जो साइंटिफिक एविडेंसेस के बेसिस पे थे वो उनके जो एजेंडाज थे। इन दैट सेंस द डिस्कवरी ऑफ ओजोन होल्स ओवर द एंटार्कटिक्स इन द मिड 1980 रिवील्ड दैट द अपॉर्चुनिटी एज वेल एज डेंजरस। देखिए जो स्टडी हुई डिस्कवरी किसके बेसिस पे हुई, जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन के लिए जो डिस्कवरी की गई वो ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पे की गई थी, जनरल चीज़ों के बेसिस पे कि भाई ऐसे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ये हो सकता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रही है कि आप उन रिसोर्सेज को अपने काम के रिसोर्सेज भी बना सकते हो, और सम टाइम इट इज़ ऑल्सो टेलिंग यू अबाउट द डेंजर विच इज़ गोइंग टू बी टेकन प्लेसेस, कि कैसे आप इनहेरिटेंट जो टिकलिंग ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स हैं उसके जो डेंजर है उसको कैसे समझ सकें, ठीक है। सिमिलरली द हिस्ट्री ऑफ आउटर स्पेस एज अ ग्लोब कॉमन शोज़ दैट द मैनेजमेंट ऑफ दिस एरिया इज़ थॉरोली इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटी, ठीक है। और इसी के बेसिस में जैसे साइंटिफिक स्टडी जो कह रही थी, जिन्होंने हमको समझाया कि भाई ये रिसोर्सेज हैं, साइंटिफिक एविडेंसेस मिले, तो उन्होंने हमको अपॉर्चुनिटीज़ भी दी कि हम इनको और ज़्यादा एक्सप्लोर करें, और एक्सप्लोर करने के बाद उनको एक ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स जो हो रही है जिसकी वजह से डेंजर्स क्रिएट हो रहा है उसको कैसे टिकल करें, वी हैव ऑल्सो डिस्कस, ठीक है। नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटी एज विद द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड द ओशियंस फ्लो, द क्रूशियल इशू हेयर इज़ टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। यानी अब देखिए जैसे जो हिस्ट्री है आउटर स्पेस की अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो वो ये हमें शो करती है कि भाई नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटी जो है, नॉर्थ और साउथ में इनइक्वालिटीज़ जो है ग्लोबल लेवल पे, वो एक बड़ी सी प्रॉब्लम है। अर्थ एटमॉस्फेयर, ओशियन फ्लोअर, क्रूशियल इशू हेयर इज़ अ टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये सब क्या है, एक क्रूशियल इशूज़ है जो कि हमारे टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज द बेनिफिट्स ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव एक्टिविटी इन आउटर स्पेस आर फार फ्रॉम बीइंग इक्वल आइदर फॉर द प्रेजेंट फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हम लोग जो बेनिफिट हमको मिल रहा है उसको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बिकॉज द बेनिफिट्स ऑफ एक्सप्लॉइटिंग एक्टिविटी इन आउटर स्पेस, जो आउटर स्पेस को एक्सप्लॉइटिंग एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, तो आर फार फ्रॉम द बीइंग, यानी जो फ्यूचर जनरेशन है और जो प्रेजेंट जनरेशन है उससे बहुत पीछे है, ठीक है। तो दिस वाज अ बेसिक कॉमन्स। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें हम लोगों ने जनरली डिस्कस किया है। फर्स्ट थिंग्स व्हाट इज़ कॉमन्स,
कौन से रिसोर्सेज को हम कॉमन रिसोर्सेज बोलते हैं. द सेकेंड वी हैव डिस्कस व्हाट इज़ ग्लोबल कॉमन्स. And third, we have discussed that what things make us aware about the difficulties and the danger that we will face in the future if we will not aware about these kinds of things. ठीक है, तो ये major topics we have discussed. In the next video we'll discuss the next one topic. Thank you very much.